नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित कहानी कैलाशी नानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत करती हूँ। पता नहीं मेरी कैलाशी नानी अब इस संसार में है भी कि नहीं, परंतु उनकी स्मृति इतनी ताज़ा है कि आज भी कैलाशी नानी वही अपनी मैली सी घुटने के ऊपर तक की धोती और फटी हुई मिर्जई पहने, बगल में रोटी और नमक की पोटली संभाले और हाथों में गायों की हाँकने का डंडा लिए न जाने कितनी बार आँखों के सामने घूमती हुई दिख जाती है। वह गंवार अनपढ़ स्त्री जिसे अक्षर का भी ज्ञान नहीं था, सहज ही भुला देने योग्य नहीं थी। मेरी नानी न होकर भी वह मेरी नानी थी। मेरे मामा के गांव में मामा के घर से हटकर उनका छोटा सा झोपड़ा था, लिपा पोता, साफ। उस झोपड़े में न तो कोई दरवाज़ा था जो कभी बंद हो सके और न ही कोई दूसरा सामान। बर्तनों के नाम पर कुछ मिट्टी की ठिकरे थे और बिस्तर की जगह थोड़ा पुआल पड़ा था। यही मेरी कैलाशी नानी की गृहस्थी थी। पड़ोसी ही उनके परिवार वाले थे और गांव के बच्चे उनके परमेश्वर। हाँ, तो मेरी कैलाशी नानी उस गांव के रहने वालों के जानवर चराने ले जाया करती थी। उस गांव में करीब 40 घर थे और प्रत्येक घर से एक सेर अनाज चराई में मिल जाया करता था। कैलाशी नानी की जीविका यही थी। इसी में कैलाशी नानी का दान पुण्य भी हो जाया करता था और इसी अनाज को बदलकर उन्हें रोज़ के व्यवहार के लिए नमक, मिर्च, मसाला भी लेना पड़ता था। पैसे तो गांव वालों को वैसे ही बड़ी ही कठिनाई से देखने को मिलते हैं। इस प्रकार जीवन बिताकर भी कैलाशी नानी दुखी नहीं थी। वे सदा प्रसन्न और हंसती रहती थी। दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहती थी। आधी रात को भी बुला लो तो वह तुम्हारा काम कर देगी और तुमसे किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं रखेगी। जाड़े के दिन शुरू थे। एक दिन मामा के गांव से एक आदमी संदेशा लेकर आया कि मामा ने माँ और बच्चों को बुलवाया है। जब तक माँ ने मामा के घर चलने को तैयारी नहीं कर डाली, तब तक हम भाई बहनों ने उन्हें तंग कर डाला। सबसे बड़ा भाई मैट्रिक में था, इसीलिए उसे छोड़कर हम सभी भाई बहनों को लेकर आखिर एक दिन माँ मामा के घर आ गई। माँ के साथ आने वाले भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी थी। मेरी उम्र 10-11 वर्ष की थी। हम भाई बहनों को मामा के घर में और तो कुछ अच्छा नहीं लगता, पर मामा के घर से 100 फुट दूर एक नदी बहती थी। उसमें नहाने और कैलाशी नानी के साथ ढोर चराने के लिए जाने में बड़ा ही आनंद आता था। कैलाशी नानी जिस जगह ढोरों को ले जाती थी, वहाँ दूर तक, जहाँ तक दृष्टि जाती, सब हरा ही हरा दिखाई पड़ता था। दूर दूर तक आम, पीपल और ढाक के वृक्ष थे। इनकी घनी छाया में दोपहर को आराम करते गांव के छोटे बच्चों का एक झुंड नानी के नेतृत्व में ढोर चराने निकल जाता। वहाँ केवल ढोर ही न चराए जाते थे, वहाँ कहानियाँ भी कही जाती, पहेलियाँ भी पूछी जाती और कभी कभी रामलीला का खेल भी खेलते। हम भाई बहनों को इस ग्रामीण जीवन से बहुत सुख मिलता था। एक भाई बहुत छोटा था।
वह तो माँ के साथ ही रहता था। हम 3 भाई बहन प्रायः रोज कैलाशी नानी के साथ जंगल में भाग जाते। मुझे याद है कि हम लोग घर के अच्छे से अच्छे भोजन को यह कहकर छोड़ देते थे कि अच्छा नहीं बना, और सच ही वह अच्छा नहीं लगता था। कैलाशी नानी की जंगल में सूखी रोटियां नमक या कभी चटनी के साथ खाने में जितना स्वाद आता था, उतना स्वाद कभी किसी भोजन में नहीं आया। रोटियां भी गेहूं की नहीं, न जाने किस तरह के अनाज से मिलकर बनाई जाती थी। कैलाशी नानी को हर घर से एक ही अनाज तो मिलता नहीं था। कहीं गेहूं, कहीं जौ, ज्वार, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर सब मिलाकर इकट्ठा कर देती थी और रोज़ आवश्यकता अनुसार किसी की चक्की से पीस लाती और दूसरे दिन के लिए रोटियां सेक रखती। यही उनका प्रतिदिन का आहार था। यही रोटियां वह सबको खिलाती थी और हम लोग बड़े ही स्वाद से खाते थे। कभी कभी गांव के दूसरे बच्चे नदी में धोती फैलाकर मछलियां भूनते। उस दिन कैलाशी नानी रोटी भी नहीं खाती थी, सत्तू खाकर ही रह जाती थी। इसी प्रकार एक दिन हम लोग कैलाशी नानी के साथ हार पर गए थे। उस दिन कैलाशी नानी ने राजा रानी की कहानी सुनाई थी। राजा का राजकुमार आया और राजकुमारी को घोड़े पर बिठाकर ले भागा। कहानी सुनने के बाद कलेवा से पहले हम लोग बड़ी देर तक नहाते थे और तैरते थे। पानी बहुत गहरा नहीं था पर बड़ा ही साफ था। नदी में नहाने का प्रलोभन हमें रोज़ यहाँ घसीट लाता। हाँ, तो उस दिन नहाते नहाते मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं परियों के देश का राजकुमार ना आ जाए। वहाँ राजकुमार तो नहीं आया, परंतु जब नहा धोकर लौटी तो देखा कि कैलाशी नानी के पास कोई बैठा है। कपड़े ज़रा साफ सुथरे थे। मैं डरी कि कहीं यही तो वह राजकुमार नहीं है। फिर घबरा कर दूर तक नज़र दौड़ा कर देखा, कहीं भी कोई घोड़ा नहीं दिखा। मैं बेफिक्र हो गई कि यह राजकुमार नहीं हो सकता, नहीं तो घोड़ा ज़रूर दिखाई देता। बाद में कैलाशी नानी से मालूम हुआ कि वह गांव का ज़मींदार है और कैलाशी नानी को हर महीने ढोर चरवाई में 5 सेर अनाज देता है। वह वही हम लोगों के पास ही पीपल के पेड़ की जड़ पर बैठ गया और हम सब भाई बहनों के बारे में कैलाशी नानी से बातचीत करने लगा। जब उसे यह मालूम हुआ कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि गांव में उस समय लड़की के पैदा होते ही ब्याह की बातचीत हो जाती थी और 3-4 साल की होते होते उसका ब्याह भी हो जाता था। उसने स्वर को धीमा करके कैलाशी नानी से कहा, लड़की की शादी अभी तक क्यों नहीं हुई? कैलाशी नानी ने कहा, बड़े आदमी हैं, लड़की लड़के सभी मदरसे में पढ़ते हैं। यही बिटिया रामायण बाज लेती है, अंग्रेजी पढ़ती है। जब पढ़ लेगी तब लायक वर देखकर ब्याह करेंगे। वह जमींदार जितनी देर तक बैठा रहा, बार बार हमें ही देखता रहा। दूसरे दिन जब कैलाशी नानी ढोर ढीलने आई तो छोटे भाई बहन सभी सोकर नहीं उठे थे, इसलिए मैं अकेली ही नानी के साथ निकल गई। कलेवा करने से पहले हम सब बच्चे फिर नदी पर नहाने आए। जब हम जा रहे थे तभी वह जमींदार फिर आया। वह कैलाशी नानी को बड़ी देर तक कुछ समझाता रहा। उसे कैलाशी नानी ने हाथ जोड़कर कुछ अस्वीकार किया। जमींदार ने कुछ न कुछ सुनकर नानी के पल्लू में ज़बरदस्ती कुछ बांध दिया।
हम लोग भी रोटी खाने आए, पर आज कैलाशी नानी रोज की तरह खुश नहीं थी। उनके चेहरे पर एक तरह की उदासी थी जो छिपाए नहीं छिपती थी। उन्होंने हमें खिलाया, पिलाया और फिर कहानी सुनाने बैठ गई, किंतु कहानी में उनका मन नहीं लगा। अन्य दिनों की तरह जब मैं बच्चों के साथ ढोर हाँकने जाने लगी तो जाने नहीं दिया। उन्होंने मुझे अपने पास ही बिठाए रखा। मैंने जिद की तो मुझे डांट भी दिया। शाम हो चुकी थी। माँ तुलसी के पास दिया जला रही थी। कैलाशी नानी छिपती हुई माँ के पास आई और इशारे से बुलाकर अलग कमरे में ले गई। उन्होंने माँ से कहा कि वह अपने बच्चों समेत जल्दी से जल्दी घर वापस चली जाए, क्योंकि वह ज़मींदार हम दोनों बहनों को अपने बदमाश पुत्रों की वधू बनाना चाहता है। ज़मींदार को मेरे मामा से बहुत दिनों से बैर चल रहा था। शायद वह अपने इस बैर का बदला इस प्रकार लेना चाहते थे। वह चाहता है कि कैलाशी के साथ ढोर चराने जाने पर वह हम दोनों बहनों की मांग में अपने पुत्रों से सिंदूर भरवा दे। इस प्रकार हम दोनों बहनें उसकी पुत्रवधुएं बन जाएगी। मामा जानकर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। इस काम में वह कैलाशी नानी की सहायता लेना चाहता था। इसलिए 10 रुपए उनके पल्लू में ज़बरदस्ती बांध दिए थे। 40 रुपए काम पूरा हो जाने पर देने का वादा किया था। कैलाशी नानी ने शपथ लेते हुए वह 10 रुपए कमर से निकालकर माँ को दिखाए और फिर बोली, बिटिया झूठ नहीं कहती, मेरे पास तो 10 पैसे भी नहीं। फिर ये 10 कलदार कहाँ से आए? ये उसी अधर्मी ने बांध दिए। तुम बिटिया को लेकर चली जाओ। जिस गांव का जमींदार इतना अधर्मी है, तुम यहाँ फिर नहीं आना। बिटिया की शादी ब्याह करके ससुराल भेज कर ही आना। कैलाशी ने यह भी कहा कि वह हमारे आ जाते ही इन रुपयों को जमींदार के आगे फेंक देगी। अधर्म का पैसा वह कभी स्वीकार नहीं करेगी। मुझे याद आया कि एक दिन इकन्नी लेकर मैं नानी के पास चली गई और कैलाशी नानी ने मुझसे लेकर वह बहुत संभाल कर रख ली और शाम को लौट कर वह माँ को वापस भी कर दी। माँ ने जब वह इकन्नी उन्हीं को वापस दी तो कैलाशी नानी के चेहरे से ऐसा भाव टपक रहा था जैसे उन्हें कहीं का खजाना मिल गया हो। कई बार इकन्नी को उलट पुलट कर देखने के बाद कैलाशी नानी ने उसे कमर में खोस लिया। माँ को जाने कितने आशीर्वाद देती हुई वह गई थी। वही कैलाशी नानी आज कमर में 10 कलदार बांधे थी। कल जरा सी बात पर 40 रुपए और मिलने वाले थे, पर कैलाशी नानी अधर्म का पैसा नहीं लेना चाहती थी। उन्होंने कहा कि अगले दिन वह हमें वहाँ से भेजे बिना ढोर चराने नहीं जाएगी और ज़मींदार के रुपए उसके दरवाजे पर जाकर फेंक देगी। फिर चाहे वह महीनों का 5 सेर अनाज भी देना बंद कर दे। कैलाशी नानी डरती नहीं। वह कहीं भी जाकर ढोर चराकर पेट पाल लेगी। माँ उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कोई कैसे उनकी पुत्रियों की मांग में सिंदूर भरकर घर में रख लेगा? मेरे पिताजी प्रसिद्ध वकील हैं। वे जमींदार को जेल खाने की हवा खिला सकते थे। फिर भी माँ कैलाशी नानी के आग्रह को टाल नहीं सकी। दूसरे दिन वह हमें लेकर घर चली गई। तब से आज तक कैलाशी नानी का हमें कोई समाचार नहीं मिला। दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी यही समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं
एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।